इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन। अगेन ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और न्यू कॉन्सेप्ट है तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो देखो कॉन्सेप्ट है क्या, आपने ना सिर्फ अब तक पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर्स, रिडेम्पशन कैसे हो रहा था कैसे नहीं हो रहा था इससे आपको कोई लेना देना नहीं था। अब इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले मेरा आपसे क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडेम्पशन? सो रिडेम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, यानी कि पैसा वापस करना है। जिस टाइम पे हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं उस टाइम पे रिडेम्पशन की क्या कंडीशंस है वो तय कर ली जाती हैं। अब पैसा वापस आप दो तरीके से कर सकते हो। इशू तो आप डिबेंचर्स तीन तरीके से कर सकते हो, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, बट पैसा वापस आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका, 100 का डिबेंचर 100 में वापसी हो रहा है, रीपेमेंट 100 रुपीज की हो रही है, एट पार है, नो प्रॉफिट नो लॉस। 100 का डिबेंचर है, फेस वैल्यू है 100, बट आप 110 पे कर रहे हो एट प्रीमियम, फायदा आपके लिए। अब तक प्रीमियम को आपने क्या पढ़ा कि आपके लिए फायदा है, लेकिन जब आप रिडेम्पशन कर रहे हो, रीपेमेंट कर रहे हो, उस टाइम पे 100 के बदले में 110 रुपए दे रहे हो आप, फायदा है क्या आपके लिए? लॉस है वो आपके लिए। उसके बाद 100 के बदले में आप 90 रुपीज दे रहे हो, कोई लेगा क्या? रीपेमेंट 100 की चीज 90 में, रीपेमेंट के टाइम पे रिडेम्पशन एट लॉस अलाउड ही नहीं है। रिडेम्पशन सिर्फ दो तरीके से होता है, एट पार और एट प्रीमियम। तो हमें वही केसेस पढ़ने हैं विद टर्म्स ऑफ रिडेम्पशन, लिखा है ना यहाँ पे, तो हमें यही पढ़ना है यहाँ पे कि रिडेम्पशन का क्या फर्क पड़ता है इशू की एंट्रीज पे। हम बिल्कुल भी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स नहीं पढ़ रहे हैं, वो एक अलग चैप्टर है जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। हम सिर्फ ये पढ़ रहे हैं कि इशू के टाइम पे रिडेम्पशन की कंडीशन का क्या इंपैक्ट पड़ता है उसकी एंट्रीज के ऊपर, ठीक है। तो थोड़ा सा और इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। पहला, इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैंने कहा 100 की फेस वैल्यू का डिबेंचर था, जब मैं इशू करने के लिए गई, इसको ना आप ऐसे समझो कि सपोज ये मेरे पास ये है, एक मेरा एसेट है, ये मैं इसको किसी के पास गिरवी रखवाने के लिए जा रही हूँ, ठीक है। इसकी कीमत है 100 रुपए, इसकी कीमत कितनी है? 100 रुपए। मैंने उसको कहा कि 100 की कीमत का मेरा एसेट है, कितने पैसे दोगे? उसने कहा 100 देंगे। ये कब थी कंडीशन? इशू के टाइम पे, जब मैंने अपना एसेट उन्हें दिया और बदले में उनसे पैसा लिया, ठीक है। फायदा हुआ क्या? नुकसान भी हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। रिडेम्पशन, जब मैं इसको वापस खरीदने के लिए गई, भाई जिसके पास मैंने गिरवी रखा था, मैंने कहा मुझे वापस दे दो इसे, तो अभी भी इसकी कीमत 100 रुपए है। उन्होंने कहा ठीक है 100 रुपए ही दे दो और ये वापस ले जाओ, यानी कि वापसी के टाइम पे भी 100 के बदले में कितने गए? 100 ही गए। प्रॉफिट हुआ? लॉस हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ये था इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार। ना तो इशू के टाइम पे कोई प्रॉफिट लॉस होता है, ना ही रिडेम्पशन के टाइम पे। तो अब बारी आती है एंट्रीज की। आपको यही दो एंट्रीज पढ़नी है। तो पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। इशू के टाइम पे कितना पैसा आ रहा है आपके पास? 100 रुपए, सपोज एक डिबेंचर है तो। उसके बाद यही अलॉटमेंट का पैसा आप कहां ट्रांसफर कर देते हो? अपने डिबेंचर्स में। कोई फर्क पड़ा क्या? पुरानी एंट्री है ना, ठीक है। आगे चलते हैं। इशूड एट प्रीमियम बट रिडीम्ड एट पार। अगेन मैंने ये कहा कि ये मेरा 100 रुपए का एसेट है, मैंने उनको कहा लो रख लो गिरवी, इसकी कीमत मार्केट में ज्यादा होगी, उन्होंने कहा 110 रुपए देंगे हम आपको, मेरे को तो फायदा हो गया। यानी कि इशू के टाइम पे 100 की चीज के बदले में कितने मिल रहे हैं? 110। फायदा है नुकसान? फायदा है। कितने का? 10 का फायदा। इशू के टाइम के फायदे को आप क्या बोलते हो? नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा इशू प्राइस होती है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रीमियम। तो ये 10 रुपए का क्या है आपका? सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक। मैंने कहा ये लो मेरा एसेट, अब मुझे वापस कर दो, तो अभी भी इसकी कीमत कितनी है? 100। उन्होंने कहा 100 के बदले में 100 ही दे दो। तो अब लॉस हुआ। क्यों हुआ लॉस? जो 10 रुपए प्रीमियम क्या है उनका क्या होगा? कुछ नहीं हुआ, वो तो रिकॉर्डिंग हो गई। 100 के बदले में 110 मिले थे इशू के टाइम पे, वो आपकी एक अलग ट्रांजैक्शन है। जब रिडेम्पशन के टाइम पे वापसी होता है पैसा, वो एक अलग ट्रांजैक्शन होती है। कंपेयर नहीं करना, नेट इफेक्ट नहीं निकालना, ना कंपेयर करना, अलग सोचना है। जब इशू किए थे 100 की जगह पे 110 पे इशू हुआ, उस टाइम पे प्रॉफिट हो गया। जब रीपेमेंट करने के लिए गए, रिडेम्पशन हुआ, तो 100 के डिबेंचर की जगह 100 ही पे करने पड़े, तो नो प्रॉफिट नो लॉस। यहां पे 100 ही नॉमिनल वैल्यू थी, 100 ही रिडेम्पशन वैल्यू है, तो कोई फायदा कोई नुकसान नहीं हुआ। तो इशू की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आपको स्टार्टिंग में कितने पैसे मिले होंगे? यहाँ पे
110 रुपए इशू के टाइम पे। अब वो 110 आपने बांटे कैसे, 100 गए डिबेंचर में और 10 गए सिक्योरिटीज प्रीमियम में। मैं एंट्रीज नहीं बोल रही हूँ क्योंकि एंट्री वही पुरानी है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू X% डिबेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ठीक, उसके बाद अगेन इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम्ड एट पार। अब इशूड एट डिस्काउंट का मतलब क्या है भाई, 100 की चीज थी, मार्केट से पैसा मिला सिर्फ 90, फायदा हुआ नुकसान? 100 की चीज के 90 रुपए मिले, नुकसान है। कितने का नुकसान है? 10 रुपए का। ठीक है, अब मार्केट से आप अपनी उसी चीज को वापस खरीदने के लिए जा रहे हो, तो कितने की नॉमिनल वैल्यू है उसकी? 100, बदले में भी कितने रुपए देने पड़ रहे हैं? 100। फायदा हुआ नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ। दोनों ट्रांजेक्शन को अलग अलग देखना है आपको। पहली ट्रांजेक्शन में लॉस हुआ 10 का, दूसरी ट्रांजेक्शन में कुछ भी नहीं हुआ। तो यहां पर पैसा कितना आया होगा स्टार्टिंग में? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 90 रुपए, क्योंकि शुरुआत में 10 रुपए का लॉस हुआ। सेकेंड एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स, 90 रुपए की एप्लीकेशन, 10 रुपए का नुकसान, डिबेंचर 100 का ही जाएगा। तीनों केसेस में एक बात कॉमन है, जरा वो कॉमन बात बता दो मुझे, क्या है? रिडीम्ड एट पार। और हमने ये देखा कि जब रिडेम्पशन पार पे होता है तो इशू की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप तीनों एंट्रीज देख लो, कुछ अलग है क्या? कुछ नहीं है। आप तीनों एंट्रीज ये अभी भी पहले पढ़ते आए हो, तो आप जो अब तक क्वेश्चंस कर रहे थे ना, वो रिडीम्ड एट पार के ही थे, इसलिए आपके एंट्रीज पे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आपको पता ही नहीं चला, क्योंकि वो सब रिडेम्पशन एट पार था। कुछ नहीं लिखा होता तो रिडेम्पशन एट पार होता है, और पार पे रिडेम्पशन है तो इशू की एंट्रीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ेगा? जब रिडेम्पशन एट प्रीमियम आएगा। ठीक है, अब देखो हमारा फोर्थ केस है इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब इसको हम साथ साथ समझते हैं। इशूड एट पार का मतलब क्या है? आप अपने 100 रुपए के डिबेंचर को मार्केट में लेकर गए इशू करने के लिए, तो आपको 100 रुपए ही हाथ में लगे, तो इशू के टाइम पे आपको फायदा हुआ नुकसान? कुछ भी नहीं हुआ। अब रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हुआ? आपके 100 रुपए के डिबेंचर के बदले में आपको 110 रुपए देने पड़े। तो यहां पर आपको क्या हुआ है? यहां आपको हुआ है 10 रुपए का लॉस। आपको 100 के बदले में कितने देने पड़ गए? 110। अब तक जब भी यहां एक्स्ट्रा आ रहा था ना, उसे आप फायदा बोलते थे, क्योंकि वहां पैसा आ रहा था। इशू के टाइम पे पैसा आ रहा है तो एक्स्ट्रा आएगा तो फायदा था ना, उसको आप प्रीमियम बोलते हो, सिक्योरिटीज प्रीमियम। लेकिन रिडेम्पशन के टाइम पे अगर आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है तो वो आपके लिए नुकसान है। बट ये नुकसान आपको कब भरना है? ये पेमेंट कब करनी है? रिडेम्पशन के टाइम पे। अगर आपने 10 साल के लिए डिवेंचर लिए तो 10 साल बाद पे करना है, बट है तो आपकी लाइबिलिटी है, कल को पे तो करना है। डिसाइड हो चुका है कि आज हम आपको आपके 100 के डिवेंचर के बदले में 100 दे रहे हैं, लेकिन कल को जब आप इसे वापस करने के लिए आओगे ना, वापस लेने के लिए आओगे हमसे, तो 110 रुपए पे करके जाओगे हमें। तो हमें स्टार्टिंग में पता चल गया कि हमें नुकसान हुआ है, 10 रुपए का नुकसान है। एट द सेम टाइम ये 10 रुपए अभी नहीं पे करने, कब पे करने? 5 साल बाद पे करने, हमने 5 साल बाद पेमेंट करनी है। तो अभी फिलहाल ये क्या है हमारे लिए? लाइबिलिटी। तो अब यहां से हमें दो चीज पता चली कि ये जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है ना, ये एक तो है लॉस, दूसरा ये हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटी। लॉस बढ़ने पे क्या होता है? डेबिट, और लाइबिलिटी बढ़ने पे क्रेडिट। यानी कि जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे होगा उसका ये इंपैक्ट पड़ेगा कि एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट। अब कैसे? आप इशू की एंट्री क्या करते हो? पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये इशू की एंट्री है। स्टार्टिंग में इशू के टाइम पे कितने पैसे आ रहे हैं आपके पास? 100। अब आपको नेक्स्ट इफेक्ट रिकॉर्ड करना है रिडेम्पशन का इशू के टाइम पे, वो हमेशा सेकेंड एंट्री पे आता है। जो भी फर्क पड़ता है वो किस पे पड़ता है? सेकेंड एंट्री पे। सेकेंड एंट्री आपने क्या सीखी है? आपने सीखी है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर अकाउंट। यहां पर भी 100 आ जाएगा और यहां पर भी 100 आ जाएगा। तो अब ये 10 आएगा कहां? ये नुकसान है ना आपके लिए, नुकसान है। तो आप एक नया अकाउंट ओपन करोगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। अब ये तो डिसबैलेंस हो गया, डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है। यही नुकसान आपकी लाइबिलिटी भी तो है। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो आप क्रेडिट में भी एक अकाउंट ओपन करोगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट 10। क्या चीज नोटिस करी आपने कि जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो दो अकाउंट ओपन हो गए आपके, एक डेबिट में एक क्रेडिट में, इक्वल अमाउंट का।
क्योंकि ये आपके लिए लॉस भी है और एक तरीके से आपकी लाइबिलिटी भी है। ठीक है, इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, यानी कि आपके 100 के डिबेंचर के बदले में आपको स्टार्टिंग में 110 मिले। इशू के टाइम पे आपके डिबेंचर की नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज थी फेस वैल्यू, बट आपको मार्केट से 110 रुपीज मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स आपको यहाँ पे फायदा हुआ 10 रुपए का, जिसको नाम देते हैं आप सिक्योरिटीज प्रीमियम। रिडेम्पशन के टाइम पे क्या हुआ कि आपके 100 रुपीज के डिबेंचर के बदले में आपको 105 रुपए देने पड़े। देखो यहां पैसा मिल रहा है, यहां पैसा आप पे कर रहे हो, यहां 10 का फायदा हुआ है, लेकिन यहां ये जो एक्स्ट्रा 5 रुपीज दिख रहा है ये हमारे लिए फायदा नहीं है, ये 5 रुपए हमारे लिए क्या है, लॉस है ये भी एक तरीके का प्रीमियम, लेकिन ये वाला प्रीमियम हमारे लिए नुकसान होता है। तो फायदे और नुकसान को देख के इसको नेट इफेक्ट मत निकाल देना, दोनों को अलग अलग शो करना है, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। एक सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए गेन है, तो दूसरा सिक्योरिटीज प्रीमियम हमारे लिए एक लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी है। एक हमारे लिए गेन है तो दूसरा हमारे लिए लॉस प्लस लाइबिलिटी है। ठीक है, तो दोनों का नेचर अलग है, तो आपको नेट इफेक्ट उसका नहीं निकालना। अब बारी आती है एंट्री की। पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना पैसा आया होगा आपके पास स्टार्टिंग में, 110 रुपए। यही 110 रुपए आप यहां लिखोगे। नुकसान हुआ क्या कुछ, कितने का नुकसान हुआ है, 5 रुपए का। ये नुकसान हमारी लाइबिलिटी भी है, जिसको हम किसके नाम से लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स के नाम से। और डिबेंचर्स में कितना पैसा जाएगा, उसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी, 100 रुपए। अभी भी क्या मैच हुआ आपका, आप देखो कि स्टार्टिंग में आपके पास 10 रुपए किस नाम के आए थे, प्रीमियम के नाम के आए थे ना, तो आपको यहां पर एक और अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कौन सा, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, जो कि कितने से ओपन होगा, 10 रुपए से। अब आया इक्वल। देखो दो तरीके के प्रीमियम थे, एक था सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्रेडिट किया 10 रुपीज से क्योंकि वो आपके लिए गेन है। दूसरा प्रीमियम आपको रिडेम्पशन के टाइम पे करना है, जो आपके लिए लाइबिलिटी है, उसे भी आपने क्रेडिट किया 5 रुपीज से। एट द सेम टाइम ये 5 रुपीज आपके लिए लॉस भी है, तो इसको आपने क्या कर दिया है, डेबिट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से करो। नेक्स्ट है इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब ध्यान से समझेंगे इसको। 100 का डिवेंचर था, मार्केट पे पैसा लेने के लिए गए, 95 रुपीज हाथ लगे, फायदा हुआ नुकसान, नुकसान। 100 का डिवेंचर था, 95 रुपीज मिले आपको, तो 5 रुपीज का क्या हो गया आपको, लॉस। ये जो इशू के टाइम का लॉस होता है, इसको आप क्या बोलते हो, इसको हम बोलेंगे डिस्काउंट। लेकिन डिस्काउंट का नेचर क्या है, नेचर तो लॉस ही है ना। ठीक है, उसके बाद रिडेम्पशन के टाइम पे 100 रुपीज के डिवेंचर के बदले में 110 रुपए देने पड़े, यहां फिर से नुकसान हो गया। 100 के डिवेंचर की जगह पे कितने देने पड़े, 110 रुपीज। तो यहां पर भी आपको नुकसान हुआ है कितने का, 10 रुपए का। अब देखो यहां पर दोनों चीजों का नेचर सेम है। इशू के टाइम पे जो हमारे साथ हुआ वो भी नुकसान था, रिडेम्पशन के टाइम पे जो हुआ वो भी नुकसान था, तो टोटल आपको लॉस हुआ कितने का है, 15 रुपीज का। ठीक है, अब इसको रिकॉर्ड करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। कितना पैसा आएगा आपके पास, ये इशू की एंट्री है, कितना पैसा आएगा, 95। ठीक है, अब जरा इसको और देखते हैं। सेकेंड एंट्री में, सेकेंड एंट्री होती है आपकी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। क्योंकि इशू के टाइम पे डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, पर मैं यहां पर डिस्काउंट नहीं लिख रही हूं। अब मैं यहां पर इसको लिख रही हूं लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू X% डिबेंचर्स अकाउंट। और क्योंकि रिडेम्पशन के टाइम पर प्रीमियम है, तो उस प्रीमियम को भी हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखोगे, ये 95 एज इट इज। यहां पे आपको लॉस कितने का हुआ है, टोटल 15। डिबेंचर कितने का है, 100, वो तो हमेशा 100 का ही रहेगा। प्रीमियम कितना है रिडेम्पशन के टाइम पे, 10, हो गया 115 कंप्लीट। देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 5, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10, देन 2X% डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। यानी कि ये लॉस आप दो पार्ट्स पे डिवाइड भी कर सकते थे, बट क्यों एक्स्ट्रा काम करना है तो दोनों लॉस ही ना, तो एक ही के नाम से लिख दिया आपने। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं, 6 कॉन्सेप्ट थे।
लास्ट के 3 कॉन्सेप्ट में आपने क्या सेम चीज देखी? रिडेम्पशन एट प्रीमियम। और जब भी रिडेम्पशन एट प्रीमियम है तो 2 अकाउंट एक्स्ट्रा खुल गए हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। डेबिट वाले का नाम क्या है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। क्रेडिट वाले का नाम क्या है? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है।